तो मेरे मम्मी ने भी मुझे हिम्मत दी कि बेटा मैं खेतों में मजदूरी करूंगी, लोगों के वहां कपास चुनने जाऊंगी, निंदन करने जाऊंगी, लेकिन तू बुरहानपुर जा पढ़ने के लिए, मैं पढ़ाने के लिए तेरे को राजी हूं। तो आज मैं मेरी माँ को ही पूरा श्रेय देना चाहूंगा इस चीज का। मतलब मैं बोलता हूँ ना, नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसी माँ मिलती है। आज अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं शायद पढ़ाई के लिए बुरहानपुर नहीं आ पाता। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज जो कि समाज की सेवा विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से कर रहे हैं, जिनके क्षेत्र चिकित्सा, पत्रकारिता, LIC सलाहकार और एक किसान। चलिए हम मिलते हैं डॉक्टर प्रवीण पाटिल सर से। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच जी में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो हम चाहेंगे आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों। मेरा परिचय ऐसा है कि मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण पाटिल, मैं मूलतः निवासरत पिपरी रैयत गांव से हूँ। बहुत ही छोटा सा गांव है, तुरगोराड़ा के आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है। और अभी वर्तमान में मेरी जो सेवाएं है सिरपुर गांव में देते आ रहा हूँ। पिछले 21-22 सालों से सिरपुर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चिकित्सा सेवाएं भी, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हूँ। अभी 8-9 सालों से पत्रकारिता में अपनी जो भी सेवाएं है वो आगे निरंतर रखी है। वर्तमान में दैनिक प्रदेश स्वराज अखबार का सह संपादक हूँ। और खेती किसानी भी मेरा पुश्तैनी व्यवसाय है, खेती किसानी भी मैं करता हूँ। सर, शुरुआत हम करते हैं आपके बचपन से लेके जो आपका सफ़र की शुरुआत हुई वहाँ से आप इन क्षेत्रों में कैसे आए, वहाँ तक का एक छोटा सा रूप आपके सफ़र। देखिए, बचपन की अगर बात करूं मैं, तो बचपन तो मेरा पिपरी गांव में ही बीता। 5वीं क्लास तक मैंने अपनी वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद कक्षा 6 के बाद 8वीं तक जो पढ़ाई होती थी वो तुरगोराड़ा आना पड़ता था हमको। तो वहाँ की जो पढ़ाई मेरी रही वो बहुत ही कठिनाइयों भरी रही, क्योंकि आवागमन के साधन नहीं थे और पारिवारिक स्थिति भी इतनी खास नहीं थी कि कोई साधन या साइकिल मिल पाए। तो हम पैदल ही आते थे, 3 किलोमीटर रोज पैदल आना, पैदल जाना, और वो भी बिना चप्पल के आना पड़ता था, गिट्टी वाली सड़क। तो फिर वो कठिनाइयाँ है, कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ भी भगवान उसी को देता है जिसमें सहन करने की शक्ति होती है। और उसी को पार करते हुए फिर मैंने 9th क्लास मैंने वहाँ से पूरी की, फोपनार से। फिर बुरहानपुर आया मैं अगली पढ़ाई के लिए। और अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो जब मैं 12th में था उसके बाद मैंने 1-1.5 साल तक मन में ऐसा विचार किया कि क्यों न मैं IAS की तैयारी करूँ। उस वे में मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किया, लेकिन क्या रहता है ना, कभी कभी किस्मत को मंजूर नहीं रहता। तो हुआ यूँ कि जो आर्थिक स्थिति थी उतनी खास नहीं थी, मैं समय पर ग्रेजुएशन के लिए जो फॉर्म होते हैं वो भर नहीं पाया। फिर जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपको एक मौका देता है कि चलो ठीक है, आप उस क्षेत्र में नहीं जा पाए तो मैं एक नया क्षेत्र से करता हूँ। तो मेरे कुछ मित्र वर्ग ने सजेस्ट किया कि आप चिकित्सा सेवा में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो मैंने शुरुआत में DMLT किया, फिर BEMS किया, और उसके बाद मैं लगभग 21 सालों से सिरपुर गांव में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो हम आपके चिकित्सा क्षेत्र का ही करते हैं कि किस तरीके से आपको अभी जो चिकित्सा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। तो किस तरीके की चुनौती आपको उस छोटे से गांव सिरपुर जो है वहाँ पर देखने को मिलती है, और क्या क्या चीज़ें आप सजेस्ट करेंगे अगर गाँव का कोई व्यक्ति?
देखिए, सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आती है कि बहुत ही गरीब वर्ग होता है, वो उस गरीब वर्ग में हमको अपनी सेवाएं देना है। बहुत सी बार ऐसा मैंने मतलब अनुभव लिया है कि पेशेंट के पास पैसा नहीं होता, तो हमको कोई कंसल्टिंग उसको फ्री करना होती है, या कभी कभी कुछ गरीब पेशेंट ऐसा आ जाते हैं उनके पास दवाइयाँ खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता, तो कभी कभी हमको भी निःशुल्क करना होता है ना। और विशेषकर ये एक सुविधा हमारी अतिरिक्त ये होती है कि हम रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे चिलचिलाती धूप में, कड़कती हुई ठंड में हम लोगों के घर घर जाकर भी ये सेवाएं देते हैं। बिल्कुल सर। बहुत ही कम शुल्क में ये सेवाएं होती है ना। कभी कभी तो हम शुल्क लेते भी नहीं है कि भाई चलो ठीक है यार, बहुत गरीब व्यक्ति है, नहीं लेते। और आप मेरे बारे में उस एरिया में किसी से भी ये पूछ सकते हैं कि मैं किस प्रकार की सेवाएं दे रहा हूँ, तो और उसमें एक प्रयास मेरा ये रहता है कि कोई गरीब अगर व्यक्ति है, उसके पास बुरहानपुर तक आने की अगर सुविधा नहीं है, हम वहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा तो कर नहीं सकते जी। और एम्बुलेंस आएगी तब तक तो उस व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि वो व्यक्ति बुरहानपुर जाने वाला है, उसके पास पैसे है कि नहीं है, तो मैं अपनी जेब से कोशिश करता हूँ 2000 5000 जो मेरे से बने, मैं अपने तरफ से एज ए गिफ्ट देता हूँ। वो व्यक्ति बाद में लाके दे न लाके दे वो अगला विषय है ना, लेकिन ये समझ के देता हूँ कि ये मैंने उसको गिफ्ट कर दिया। और दूसरी चीज़ कि मैं मेरी खुद की जो मेरी कार है, मेरी खुद की कार से ही मैं पेशेंट को पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, रात को 2 बजे हो, 12 बजे हो, XYZ कभी भी हो। कोशिश ये रहती है, अपने को पैसा कमाना नहीं है, केवल सेवा करना है। और जनसेवा के कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें मैं और कुछ आगे नया सोच रहा हूँ। जी सर। सर, जैसा कि आप आपने जो सवाल का हमारा आंसर था उसमें बोला कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी टीम को आपके बारे में कोई व्यक्ति ने ही बताया और जिस कारण से हमने आपको यहाँ पर इनवाइट किया कि एक ऐसा व्यक्ति भी है समाज में। अगला क्वेश्चन हम एक और लेके चलते हैं। आपका जो क्षेत्र है एक और, कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे आए और सह संपादक के पद पर कार्य कर रहे हैं, तो वो क्षेत्र में किस तरीके से आपका आना हुआ और उसमें क्या क्या चुनौतियों का आपने सामना? देखिए, पत्रकारिता में मेरी रुचि ऐसे बढ़ी कि हमारे एक भाई साहब है बोदरली के, कैमराज जी राठौर, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके अंदर मैंने एक जन सेवा की वो देखी, भावना देखी, तो क्यों ना बोले हम चिकित्सा के साथ साथ पत्रकारिता में भी यह सेवा कर सकते हैं। और मुझे एक ऐसा अवसर भी मिला कि मुझे यहाँ पत्रकार यूनियन का अध्यक्ष बनने का अवसर भी मिला, और पिछले 8 कार्यकाल से मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ पत्रकार यूनियन का। जब मैंने यहाँ अध्यक्ष पद ज्वाइन किया था तब मात्र 3 या 4 पत्रकार थे, अभी लगभग 90-95 पत्रकार मेरे यूनियन में हैं। और ये उन लोगों का ही प्रेम है कि मैं पिछले 7-8 कार्यकाल से जिलाध्यक्ष के पद पर हूँ, और कहीं न कहीं पत्रकारों की आवाज़ उठाने के लिए मुझे ये मौका मिला है, तो मैं हर संभव प्रयास करता हूँ। किसी भी पत्रकार साथी के साथ में कोई परेशानी होती है तो मैं एक फैमिली मेम्बर की तरह उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे प्रदेश स्तर पर 2 बार भामाशाह पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और इस सम्मान का श्रेय भी मैं मेरे पत्रकार साथियों को ही देता हूँ। मैं खुद कुछ नहीं हूँ, जो भी हूँ आज सब उन पत्रकार साथियों की बदौलत हूँ। कहीं ना कहीं सर, जो आपकी सोच है कि है ना मेरे को जन सेवा करना है, जो आप पहले कर रहे थे चिकित्सक के तौर पर, और उसी के साथ आपने जो एक हमारे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसमें भी आप आए। अगली एक और चीज़ आप लेकर आए कि जो चीज़ कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी है, LIC की जो हम बात करते हैं, तो LIC के क्षेत्र में आना और LIC को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शक? देखिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी आवश्यकता है हर परिवार की, और मैं हर परिवार में घर घर जाकर ये चीज़, मेरा एक रूटीन है, मैं सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक मैं लोगों के घर घर जाकर इंश्योरेंस का महत्व समझाता हूँ। जिसको लेना होगा वो लेता है, समझ में आता है उसको लेता है, जिसको नहीं समझ में आता वो नहीं लेता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाते रहूँ। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं
मेरा जो रूटीन बना है मैंने, ये 7:30 से 8:30 मॉर्निंग में 1 घंटा मैं LIC का काम करता हूँ। लोगों को घर घर जाकर इंश्योरेंस का महत्व समझाता हूँ। और इंश्योरेंस का महत्व व्यक्ति के लाइफ में इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि भाई आज जिस फैमिली में जो व्यक्ति कमाने वाला है, भगवान न करे उस व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो परिवार सीधा रोड पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के माध्यम से मैं उस परिवार में जो बच्चे हैं उनके भविष्य को मैं संवारने का काम कर रहा हूँ। ये भी मेरी एक जनसेवा है और उस जनसेवा के रूप में ही मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कभी उसको पैसा कमाने के उद्देश्य से मैंने कभी किसी को इंश्योरेंस नहीं समझाया। जो आप सोच लेके चल रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि डॉक्टर साहब तो है ना सिर्फ पैसे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने जानकारी निकाली कि आपका जो जीवन है वो बड़ा संघर्षमय रहा और आप जन सेवा के भाव से ही समाज में कार्य करते हैं, और कहीं ना कहीं पैसे भी तो ज़रूरी है जीवन के अंदर। सर, एक और चीज़ कि आप किसान फैमिली से आते हैं जी, और किसानी भी करते हैं, तो किसानी के क्षेत्र में आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो गांव में जो किसान है वो कहीं ना कहीं नई तकनीकी को एक्सेप्ट करने में कई समस्याएं होती है, तो वहाँ पर भी अगर आपने कुछ किया हो ऐसा? देखिए, किसानी में ऐसा है, पहले तो मेरी फैमिली की तरफ से ये मुझे कहा गया कि बेटा तू अपने जो दूसरे कार्य चल रहे हैं उस पर ध्यान दे, खेती हम देख लेंगे। लेकिन अभी कैसा है, पापा की उम्र हो गई है, इस कारण से पापा उतना खेती में ध्यान नहीं दे पाते हैं। यार मैं भी नहीं चाहता हूँ कि अब उनकी उम्र हो गई तो उनको रेस्ट की आवश्यकता है। तो मैं पिछले कुछ सालों से खेती में ध्यान दे रहा हूँ, 3-4 सालों से। और जो सामान्य फसलें होती है, मक्का हो गया, तरबूज हो गया, गेहूँ हो गया, या जो सामान्य फसलें हैं वो हम बोते हैं। और पहले एक समय था कि केवल वर्षा पर आधारित फसलें ही बोई जाती थी, है ना, और सिंचाई का साधन इतना नहीं था, सीमित था। लेकिन अभी सिंचाई का साधन आने के बाद में बहुत सी कुछ जो तौर तरीके होते हैं वो बदले हैं, और उसके कारण उत्पादन भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संकेत है ये कृषि के क्षेत्र में। और आगे भी मैं युवा वर्ग से भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि खेती के लिए भी युवा वर्ग ने आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो बाकी की जो जनता है उस तक अनाज कैसे जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मानव सेवा है कि हम आज जो अनाज उगा रहे हैं उससे किसी का पेट भर रहा है। तो युवा वर्ग को भी खेती की तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि मेरी टीम ने मुझे बताया कि आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं ज्ञान प्रवाह करने का कार्य, जो कि एक गुरु का रोल होता है, उस तरीके का कार्य कर रहे हैं। तो मेरे को एक और क्वेश्चन सर अभी जो चल रहा है कि पहले के टाइम में गुरु और शिष्य का संबंध जो होता था और अभी के टाइम में जो गुरु और शिष्य का संबंध है, उसमें क्या अंतर आपको दिखता है और क्या चीज़ होना चाहिए उसमें? देखिए सर, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और एक कमी मैं महसूस कर रहा हूँ। एक परिदृश्य जो है वो मैं बदलता हुआ देख रहा हूँ कि एक दौर था कि उस समय में हम गुरु को कितना मान सम्मान देते थे, नो डाउट आज भी देते हैं, लेकिन वो एक अलग वे होता था। आज कुछ अलग वे में बात देखने को मिलती है ना। मुझे आज भी याद है जब मेरी 8वीं कक्षा की मुझे फीस भरना थी और उस समय 30 रुपये फीस हुआ करती थी वार्षिक एग्ज़ाम की। तो सर, मेरी जो घरेलू कंडीशन थी उस टाइम थोड़ी सी बहुत वीक थी, तो इस कारण से मैं सक्षम नहीं था इतना फीस पे करने में। तो मैंने तुरगड़ों के खेतों में केली के घड़ बहे थे वो फीस पे करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं फिर भी मात्र 1 महीने भर में 28 रुपये के ही घड़ मैं बह चुका था। मतलब वो मजदूरी होती है एक प्रकार की, शनिवार रविवार घड़ बहना, मजदूरी करना और बाकी के दिन स्कूल जाना। तो उस समय भी उसमें 2 रुपये कम पड़ गए थे। यहाँ समझ में आता है गुरु का महत्व। एक विजय प्रभाकर महाजन सर है, बहुत दिल से सम्मान करता हूँ मैं, आजीवन सम्मान रहेगा उनके प्रति। वो सर ने जो 2 रुपये का सहयोग दिया था वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट है सर। आखिरी तारीख थी
और आखिरी तारीख तक मैं मात्र 28 रुपये कमा पाया था। 2 रुपये का कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सर ने बोला मैं डालता हूँ वो 2 रुपये। तो वैसे मैंने एग्जाम फीस भरी थी और एग्जाम पास हुआ था। तो कहीं ना कहीं गुरु का सम्मान, मैं आने वाली पीढ़ी से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हम जिस क्लास में पढ़े उस क्लास के ही टीचर को याद रखो और उतने ही समय तक उसको रिस्पेक्ट दो। वह टीचर आपका आजीवन का टीचर हो गया, क्योंकि आपने उस टीचर के माध्यम से जो सीखा है वो सीख आपको आजीवन काम में आने वाली है। तो कहीं भी किसी भी क्लास टीचर को या किसी भी टीचर को हमको अनदेखा नहीं करना है, उसका जीवन भर सम्मान करना है। और उस टीचर के मन से जो आशीर्वाद निकलता है, मुख से जो आशीर्वाद निकलता है, वो उस आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि कहीं ना कहीं हम जैसे लोग आज यहाँ बैठे हैं। सर, अगला क्वेश्चन मेरा आता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी चुनौती जिसका आपने सामना करा, कहीं ना कहीं थोड़े हताश हुए, लेकिन आपने उसका सामना करते हुए अपने सफलतम पद पर निरंतर रहे? देखिए सर, मैं हर क्षेत्र की बात करता हूँ। LIC में भी बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को कठिन चुनौतियों को कैसे मतलब आसान इसमें बदलना, वो मेरे गुरु है श्री आशीष भट्ट सर। वो मेरे सहयोग देते हैं और उनके बदौलत मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं 1250 कस्टमर का मेरा बेस है LIC का, और मैं JTM क्लब मेंबर हूँ आज के समय में। वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। और भी पार्ट टाइम मात्र 1 घंटा काम करते हुए मैंने ये आज हासिल किया है। बहुत अच्छा लगता है ना। और मेरे जो भी LIC वाले जो भाई देख रहे होंगे, वो भी थोड़ा सा मतलब, मैं किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देखो मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, उसके बावजूद मैं इस लेवल पे हूँ, है ना। तो कुछ भाई पार्ट टाइम के बजाय फुल टाइम भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कम्युनिकेशन का गैप है या क्या चीज़ें है, मुझे नहीं आइडिया, है ना। लेकिन वो भी थोड़ा आत्ममंथन करे तो वो भी एक अच्छा स्तर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात, जहाँ चिकित्सा सेवा की बात आती है, वहाँ पर केवल समर्पण की भावना से काम करना है अपने को। अगर हम समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं तो नो डाउट आपको लाइफ में कभी कोई चुनौती नहीं आएगी। और हर मरीज जो आएगा आपके पास एक आस लेकर आएगा, है ना, कि भाई आपके पास पैसा हो ना हो, हम यहाँ जाएंगे, हमारा इलाज हो जाएगा, हम अच्छे हो जाएंगे, है ना। दूसरी चीज, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि यार मैं पत्रकारिता में आ तो गया हूँ, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीजें जो है मेरे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग हो रही है। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छा, हमारे एक सतीश चौहान जी है, उनका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है। सतीश चौहान जी और हम दोनों मिलके दैनिक प्रदेश स्वराज अखबार देख रहे हैं, है ना। वहाँ पर काफ़ी चुनौती आई, लेकिन हमने उसको भी सॉर्ट कर दिया। लेकिन लाइफ में सबसे बड़ा एक चेंजिंग पॉइंट है मेरे लिए, आपने जो सवाल किया, वो सवाल का मैं बहुत अच्छे से जवाब देना चाहूँगा। और सभी जो दर्शक है वो भी इस बात को थोड़ा सा गौर से सुने कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी 9th क्लास पास करके ब्रह्मपुर आना पढ़ाई के लिए। तो एक मराठी में शब्द होता है ना, संगात गुण। उस संगात गुण के बदौलत ही मैं आज यहां पहुंचा हूं। मेरा एक दोस्त है नितेश महाजन, हम बचपन से साथ में पढ़े। नितेश महाजन ने कहा कि मैं ब्रह्मपुर जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए। मैंने बोला भाई मेरे घर से तो मेरे फैमिली वाले भेजेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पापा मम्मी जो मजदूरी करते हैं, खेती में उतनी उत्पन्न होती नहीं है, क्योंकि वो सिंचाई वाली खेती नहीं थी उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं नितेश महाजन ने ही मेरे मम्मी पापा को समझाया, हिम्मत दी। तो मेरे मम्मी ने भी मुझे हिम्मत दी कि बेटा मैं खेतों में मजदूरी करूंगी, लोगों के वहां कपास चुनने जाऊंगी, निंदन करने जाऊंगी, लेकिन तू ब्रह्मपुर जा पढ़ने के लिए, मैं पढ़ाने के लिए तेरे को राजी हूं। तो आज मैं मेरी माँ को ही पूरा श्रेय देना चाहूंगा इस चीज का। मतलब मैं बोलता हूँ ना, नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसी माँ मिलती है। आज अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं शायद पढ़ाई के लिए ब्रह्मपुर नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं
उस माँ का ही एक आशीर्वाद है कि आज मैं इस काबिल हूं। और मेरे पापा ने भी कभी मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका कि बेटा तू ये मत कर, वो मत कर। मेरा एक बड़ा भाई है संतोष पाटिल, उसने मेरे लिए कि मेरा भाई बुरहानपुर गया पढ़ने के लिए, उसको पढ़ाई के लिए खर्च के लिए पैसे लगेंगे, उसकी स्कूल की फीस भरना है, ट्यूशन फीस भरना है, मेरे भाई ने मेरी फीस पे करने के लिए कुम्हारों के भट्टे के ऊपर कोयला फोड़ा है और मेरी स्कूल की फीस भरी है, ट्यूशन की फीस भरी है। तो मेरी जो इंटर फैमिली है उस फैमिली का आशीर्वाद रहा। और मेरी फैमिली अगर मुझे पुशअप नहीं करती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। आज भी मैं फिर वहीं केवल खेती किसानी में अटका पड़ा रहता, जैसे मेरे दूसरे दोस्त है, नहीं कर पाए बेचारे। तो आज उस माँ का मैं कभी कर्जा नहीं बोलेंगे, उन्होंने उनका जो कर्तव्य किया, लेकिन मैं फिर भी उस चीज को बोलेंगे मैं उनका कभी कर्ज अदा नहीं कर पाऊंगा। जिस प्रकार से सर कहीं ना कहीं आपके परिवार ने भी आपकी जो पोटेंशियल था और आपके दोस्त ने जो सबसे बड़ी बात थी कि उनने कन्विंस करा आपके पेरेंट्स को, और आपके पेरेंट्स वो बात को समझे और आपको कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचाने में आपका पूरा परिवार का हाथ है। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपके बड़े भाई ने भी बहुत संघर्ष करा आप पढ़ाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। कहीं फैमिली अगर आपके साथ है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जो अचीवमेंट करी है उसका पूरा श्रेय आपकी फैमिली को ही जाता है। जी सर, जी सर। सर अगली बात हम करते हैं, देश के युवाओं के लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देश के युवाओं के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा समय की और जो अपने से बड़े हैं उनकी कदर करो। हमसे जो बड़े हैं उनकी कदर करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम जो सीखते हैं, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो शिक्षा अलग है, वो आपकी एक ब्रेन डेवलपिंग के लिए है। और समाज में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपको उनका सानिध्य इसलिए जरूरी है कि आपको समाज में कैसे अपनी व्यवस्था बनाना है, कैसे समाज सेवा में आपको आगे बढ़ना है, वो चीजें आपको बुजुर्गों से आपको सीखने मिलेगी। और समय की कदर इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जैसे मेरा रूटीन है, आज सुबह 7:30 से 8:30 LIC का काम, 8:30 से 1 बजे तक OPD, 1 से 4 बजे तक LIC का ऑफिशियल वर्क या पत्रकारिता, 4 से रात के 9 बजे तक OPD, रात को 9 से 11 अगर कोई अर्जेंट काम है तो फिर वो एडिशनल करना होता है। बाकी अगर आप समय को महत्व नहीं देंगे तो आप कुछ देर तक, कुछ दिनों तक एक लेवल हासिल करके चलेंगे, बाद में आपका लेवल सामान्य हो जाएगा। तो समय का इसलिए आपको महत्व समझना जरूरी है। अगर आप समय का महत्व और बड़े बुजुर्ग है उनका एक सानिध्य आपको मिल जाता है, आप ये चीजें समझ लेते हो, तो जीवन में आपको कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सर लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब आपने बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए सर, लीड लैब के मंच के बारे में मैंने 2 दिन पहले ही सुना। आपके यहाँ से कॉल आया कि सर आपके बारे में कुछ जानकारी मिली है और हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे। और कहीं ना कहीं मैं जो जिंदगी जी चुका हूं, जिन हालातों से गुजरा हूं, हो सकता है मेरा ये वीडियो देखकर कोई ऐसा बालक या बालिका इन हालातों से गुजर रहा होगा या गुजर रही होगी, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी। देखो, मेहनत मजदूरी करके भी एक अच्छा भविष्य हम बना सकते हैं। और मैं तो सर ये कहूंगा कि आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके माध्यम से न जाने कितने युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। हो सकता है मेरे बातों का इतना इम्पैक्ट होता है, नहीं होता है, वो अगला विषय है, लेकिन हो सकता है कि मुझ जैसे और भी लोग यहाँ आएंगे, जुड़ेंगे और उनके मार्फत से एक समाज में एक नई जागरूकता आएगी। आना चाहिए। मैं एक समाज का विषय निकला, इसलिए एक शॉर्टकट में एक बात करना चाहूंगा कि जब मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी
कि मैं पिपरी गांव से बरहनपुर पढ़ने के लिए आऊँ तो कहीं ना कहीं छत की आवश्यकता तो होती है। भले ही किराए की लूँ, लेकिन उतनी कैपेबिलिटी तो होना चाहिए। तो हमारे समाज का एक गुजर भवन बना है सर। उस दौर में मात्र 150 रुपये प्रति महीना उसका किराया होता था। वो भी मेरे माता पिता ने ही पे किया है। लेकिन हो सकता है उस दौर में अगर वो गुजर भवन की सुविधा नहीं मिलती, मुझे गुजर हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलती, तो हो सकता है मुझे 500-700 रुपये भी प्रति महीना वहन करना पड़ता, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल था। तो सर, उस मुश्किल को आसान बनाने में मेरे गुजर समाज ने जो आज दायित्व निभाया है, मैं पूरे गुजर समाज का इस मन से बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। समाज की इस पहल को देख के मैं आंसू नहीं रोक पा रहा हूँ। और हर समाज से मैं ऐसा निवेदन करता हूं कि अपने समाज में युवाओं को आगे आना चाहिए। ऐसी कोई ना कोई पहल करो आप, हर समाज ने करना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। सभी युवाओं को मैं यही प्रेरणा देना चाहूंगा। बिल्कुल सर, हमारी टीम को विश्वास है कि इस साक्षात्कार को देखने के बाद कहीं ना कहीं हमारे दर्शक अपने अपने क्षेत्र में जन सेवा या समाज सेवा किस लेवल पर कर सकते हैं, वो अपने स्तर पर वो सेवा करेंगे। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण पाटिल जी, जिनका जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं स्कूल नंगे पैर जाना, कहीं ना कहीं समय या गाइडेंस या मार्गदर्शन की कमी के कारण दूसरे क्षेत्र में जाना, फिर वापस से चिकित्सा क्षेत्र में आना, चिकित्सा क्षेत्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों के थ्रू कहीं ना जन सेवा के माध्यम से अपना एक अहम रोल समाज में निभाना उनका एक परम दायित्व रहा। और ये जो सफलता के बाद आज हमारे साक्षात्कार में उन्होंने जो चीज़ बताई, और वो उन लोगों को अभी तक नहीं भूले जिन्होंने कहीं ना कहीं उनके इस सफलतम सफ़र में एक अहम रोल निभाया, उनको भी उन्होंने इस साक्षात्कार के माध्यम से धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।